नमस्कार, आपका आज स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनजातियों में सबसे पुरानी जनजाति और सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति के बारे में, जो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इस सीरीज को हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं असुर जनजाति को। असुर जनजाति यह भारत की भी प्राचीन जनजाति है और झारखंड की भी है। साथ ही ये जानते हैं कि झारखंड में इसका प्रवेश कहाँ से हुआ। तो झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश यूपी से होते हुए छत्तीसगढ़ के द्वारा, मतलब उस साइड से वो आया हुआ है। अगर ये झारखंड हमारा यहाँ पर है, झारखंड का ये गढ़वा का ये जगह है, तो इधर से वो असुर यहाँ से एंट्री लिए है। ये ध्यान रखना है आपको कि असुर की एंट्री यहीं से हुई है, छत्तीसगढ़ यूपी के रास्ते। ठीक है, इधर से ही आया है। साथ ही हम लोग जानेंगे असुर को क्या कहते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती है। हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से असुर जनजाति का काफी मेल खाती है। तो ये ध्यान में रखना है। असुर जनजाति जो है झारखंड में, वो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती है। ताकि असुर सभ्यता को क्या कहते हैं, असुर सभ्यता का जो प्रमाण है वो मिला है। तांबा का प्रमाण, कांसा का भी प्रमाण, कांस्य जिसको बोलते हैं, कांस्य का प्रमाण तथा लौह का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, ये जान सकते हैं। जैसे कि असुर के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो ये तांबा भी मिला है असुर जनजाति में, और कांस्य और लोहा भी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि असुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आगे बढ़ते हैं। तो असुर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये जानते हैं। तब तक आप ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ यूपी के रास्ते ये झारखंड में प्रवेश किए थे असुर। और झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, यानी सबसे प्राचीन जनजाति। कहते हैं कि असुर को विभिन्न नाम से, कौन कौन से नाम से जाना जाता है। असुर को विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो असुर ट्राइब के विभिन्न नाम क्या क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं। असुर ट्राइब्स के विभिन्न नाम। तो पहला नाम कहा जाता है पूर्वाह देव। पूर्व देवा असुर को कहा जाता है। साथ ही हम लोग ध्यान रखेंगे कि असुर को रामायण में कोल कहा जाता था। रामायण में कोल कहा जाता था। साथ ही असुर का और एक नाम है जिसमें असुर को कहा जाता है अनासह। और एक नाम है मूर्ध, अव्रत और वाच। को ऋग्वेद में नाम से जाना जाता है अनासह, अनासा, अव्रत, साथ ही मूर्धवाच। मूर्धवाच, ये ध्यान रखेंगे। आगे जानते हैं कि असुर का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो नासह कहा जाता है, अव्रह और मूर्धवाच्य। ये ध्यान रखेंगे। अव्रत का क्या मीनिंग है, मूर्ध का क्या मीनिंग है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या रख सकता है नाम। असुर का जो नाम है इतिहास में वो पूर्वा देवा भी कहा जाता है, रामायण में कोल कहा गया है, और ऋग्वेद में अनारस, अव्रह, मूर्धवाच्य। तो इसका क्या मीनिंग होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में ये नाम है अव्रत। अव्रत नाम, अव्रत नाम का मतलब है विभिन्न आचरण वाला, मतलब जिसका आचरण अलग अलग तरह के हो, मतलब उसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा है। वो विभिन्न मूर्ध मतलब बोलने वाला, जो बोलने में अधिक हो, यानी जो अस्पष्ट बोलता हो, यानी अस्पष्ट बोलता हो।
अस्पष्ट बोलता हो। साथ ही सुदृढ़ का मतलब होता है, सुदृढ़ का मतलब होता है लोह, लोह दुर्ग निवास करने वाला, लोह दुर्ग में निवास करने वाला, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में अव्रत, अव्रत का मतलब होता है, अव्रत का मतलब होता है आचरण, जिसका आचरण बहुत सारा मल्टीपल आचरण हो, मतलब विभिन्न तरीकों का आचरण होता है। मूर्ध मतलब वाच्य या अस्पष्ट बोलने वाला, जिसकी बोली जो होती है वो पता नहीं लगती हो लेकिन अस्पष्ट हो बोलने वाला। साथ ही शुद्ध मतलब लोह दुर्ग निवासिनी, लोह दुर्ग निवास करने वाला, लोह दुर्ग में निवास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। साथ ही ऋग्वेद में, ऋग्वेद में और एक नाम से जाना जाता था, उस नाम को हम लोग, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वो नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं। इसकी भाषा जो है असुर जनजाति की भाषा तो असुरी थी, असुरी, ये लैंग्वेज असुरी है, जो मुंडारी का ही एक रूप है, मुंडारी भाषा का एक रूप है, ध्यान देंगे। असुरी की जो भाषा है वो असुर भाषा होती है। जनगणना इसमें 2011 में जो हुई है, लास्ट जनगणना, उस जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या झारखंड में जनसंख्या 22,459 है इसकी जनसंख्या, ये ध्यान में रखेंगे। जो जातीय परसेंट के हिसाब से 2.6% है, ये ध्यान रखना। असुरी भाषा, असुर जनजाति की भाषा असुरी है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या 22,459 है। साथ ही यह इसका प्रतिशत है, जनजातीय प्रतिशत इसका है ये 0.26%, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि और हम लोग जानते हैं कि असुर जनजाति के बारे में और थोड़े से पॉइंट हम लोग जानेंगे। असुर जनजाति के बहुत से उपवर्ग को जानते हैं। इसके कितने उपवर्ग हैं? इसके उपवर्ग है तीन, तीन उपवर्ग है। एक है वीर असुर, वीर असुर, दूसरा है बिरजिया, बिरजिया असुर, और थर्ड है अगरिया असुर। ध्यान रखेंगे, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर। तो ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़े थोड़े जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो इससे पहले इसके टाइप्स आप जान सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं असुर, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये टाइप्स है, याद रखिएगा। बिरजिया असुर भी असुर का ही एक पार्ट होता है। आगे जानते हैं, आगे जानते हैं असुर का निवास स्थान, यानी ये झारखंड के किस स्थान पे अधिकतर संख्या में पाए जाते हैं, निवास स्थान। तो निवास स्थान इसका क्या है असुर का? हर एक ट्राइब्स का अपना एक निवास स्थान होता है जहाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। बाकी तो पूरे झारखंड में ही उसकी संख्या आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन एक खास जगह होता है जो यह क्षेत्र होता है जहां पर वो मिलते हैं। तो असुर का मुख्य जमाव आपके पाट क्षेत्र में मिलते हैं, यानी पाट क्षेत्र, तो ध्यान रखना है, पाट क्षेत्र में मिलते हैं। झारखंड में मुंडा के आगमन के बाद, मतलब झारखंड में जब मुंडा आ गए, उससे पहले असुर ही झारखंड में बसे हुए थे। मुंडा जब आए उससे पहले, यानी असुर सबसे पुराना है, ये आपको तो ध्यान देना ही है। तो ये मुंडा आने के बाद इनकी जनसंख्या थोड़ी बहुत कम हुई, उससे पहले असुर ही थे। यानी अभी जहां जहां मुंडा रहते हैं उससे पहले वहां पर असुर थे, पाट क्षेत्र में। तो मुंडा का आगमन कब हुआ था? 600 6000 BC में। उससे पहले ही असुर पाट क्षेत्र में रहते थे, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद ये गुमला में भी मिलते हैं आपको, और लोहरदग्गा में, ये ध्यान रखिएगा। तो निवास स्थान कौन सा है? अभी वो गुमला लोहरदगा में आपको असुर मिलेंगे। उससे पहले पाट क्षेत्र में निवास करते थे, और मुंडा के आने के कारण वो वहां से उनका पलायन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये पूरा लातेहार पलामू का कार्य क्या करते हैं? असुर का कार्य लोह कर्म करना होता है, ठीक है। असुर का मुख्य कर्म जो है वो लोह मतलब लोहा पीटने का काम करते हैं। ये लोहा के औजार बनाने का काम करते हैं, लोह कर्म का कार्य करते हैं असुर। साथ ही अभी के समय में वो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। ये लोहा का व्यवसाय इनका पैसा भी था। ये जैसे अवध साम्राज्य में लोहा से बने औजार जो है वो सारे यहीं से जाते थे असुर के द्वारा। और आपको ये जिक्र आपको मिलेगा अकबर का समय में भी जाते थे। मुगल साम्राज्य में भी असुर के सारे लोह कर्म के कार्य से बना हुआ हथियार जाता था। तो ये ध्यान रखना आपको। तो असुर असुर साम्राज्य आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। लोह कर्म की पूजा के लिए इन्होंने एक पर्व मनाते हैं। उस पर्व का नाम है उटसी पर्व। तो ये कौन से कास्ट मनाते हैं, मतलब कौन सा जनजाति मनाती है? तो ये है असुर जनजाति। उटसी पर्व, इसमें क्या होता है? तो इसमें लोह कर्म से जुड़े हुए लोग इसका पूजा करते हैं, यानी ये यह पूजा असुर के द्वारा किया जाता है, कुटसी पर्व, ये ध्यान रखना है। आगे है इसका खान पान क्या होता है? असुर का खान पान को जानते हैं। खान पान इनका क्या होता है? तो खान पान को सुबह का जो भोजन होता है, सुबह का जो खाना होता है उसको कहते हैं लोलो घोटू, लोलो घोटो जोम कू, याद रखेंगे। और जो शाम का खाना होता है, शाम के भोजन को कहते हैं, खाने को, शाम के खाने को भी लोग कहते हैं बियारी। बियारी ऐसे कहा ही जाता है, लेकिन बियारी घोटे घोटू जोंकू, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो सुबह के खाने को ही लोग बोलते हैं लोलो घोटू जोंकू, और शाम के खाने को बोलते हैं बियारी घोटो जोंकू, ये ध्यान देंगे। असुर ट्राइब्स का इसी तरह से बोला जाता है। साथ ही हर एक ट्राइब्स में प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो उससे बने हुए तंबाकू, तंबाकू को क्या कहते हैं ये लोग? तंबाकू को, पत्ते से बने हुए तंबाकू को बोलते हैं पिक्का। पत्ता से लपेट के बनाया जाता है पिक्का। और इसमें चावल से बने हुए शराब को कहते हैं, शराब को कहते हैं बोथा। बोथा या झरनुई। क्या क्या ध्यान देंगे कि असुर जनजाति में सुबह के खाने को लोलो घोटू जमकू, शाम के खाने को बियारे घोटू जमकू, और साथ ही तंबाकू को पिक्का, और शराब को बोथा या झुरनुई कहते हैं, झरनुई। उसको क्या कहते हैं? बोथा, बोथा या झरनुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोग को याद रहे। आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं कि क्या सामाजिक व्यवस्था होती है असुर की।
असुर की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। पितृसत्तात्मक यानी पिता ही का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। साथ ही इसमें आपको एक संस्कार मिलता है जिसको बोलते हैं चाम बंदी चामबंदी संस्कार, जो कब होता है? बच्चे के जन्म के समय। बच्चे को, नवजात बच्चे को एक क्या किया जाता है? चमड़े का धागा पहनाया जाता है। चमड़े का धागा तो पहनाया जाता है, जिसको बोलते हैं चामबंदी संस्कार। क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था है इसकी पितृसत्तात्मक है, और एक संस्कार होता है चामबंदी संस्कार, जो बच्चे को, नवजात बच्चे को, छोटे बच्चे को, उसको चमड़े का धागा पहनाया जाता है। और आगे देखेंगे, विवाह जो होता है, विवाह में विभिन्न तरह के विवाह होते हैं, लेकिन इसमें वधु मूल्य जो दिया जाता है, वधु मूल्य, वधु मूल्य यानी कि वधु मूल्य आप लोग समझिए ऐसा कि वर पक्ष के द्वारा कन्या को दिया जाता है, एक अमाउंट होता है, कन्या को दिया जाता है, ये इसको दिया जाता है, जिसको वधु मूल्य, उसको, उसका नाम है डाली टाका। डाली टाका, डाली टाका दिया जाता है, यानी वधु मूल्य का नाम इसका डाली टाका है। और याद रखिएगा आप लोग कि चामबंदी संस्कार होते हैं, बच्चे को चमड़े का धागा पहनाया जाता है, साथ ही वधु मूल्य को डाली टाका कहा जाता है। इसका युवा गृह होता है, युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है, यानी युवा गृह में जैसे अभी का स्कूलिंग होता है उसी तरह सिखाया जाता है, जिस तरह पढ़ाया जाता है। तो गीति ओड़ा युवा गृह में क्या होता है कि बहुत सारे के हथियार चलाना, महिलाओं को व्यंजन पकाना, और धागे, सिलाई, बुनाई, उस समय का जो व्यवस्था है वो ट्रेनिंग सेंटर एक तरह का समझिए, हर तरह की ट्रेनिंग जो उस समय के लिए जरूरी होती है थी, उसको गीतियोड़ा में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है धार्मिक, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा होता है? तो असुर जनजाति में धार्मिक जीवन है जो है, वो सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। सिंह बोंगा की पूजा करते हैं, जिसे असुर का, और सिंह बोंगा की महत्वपूर्ण पूजा करते हैं, मतलब जो इसका धार्मिक व्यवस्था है वो सिंह बोंगा की ही पूजा किया जाता है, लेकिन साथ में इसमें और भी पूजा, जैसे असुर मोरांग गुरु का पूजा करते हैं, मोरांग गुरु का भी पूजा करते हैं, और धरती माता की भी पूजा करते हैं। प्रकृति पूजा की होती ही है, धरती माता की पूजा करते हैं। और दुआरी देवता भी होती है उनकी, ग्राम देवता, इनकी भी पूजा करते हैं, ग्राम देवता, ये ध्यान रखना है, ग्राम देवता की पूजा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंह बोगा की महत्वपूर्ण पूजा सिंह बोगा की होती है, साथ ही वो मोरांग गुरु की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं, दुआरी देवी की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की भी पूजा करते हैं। और इनके धार्मिक प्रधान को बैंगा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को, इनके धार्मिक प्रधान को बैंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंह बोंगा इनके सबसे बड़े पूज्य पूजे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही मोरांग गुरु, धरती माता, दुआरी, ग्राम देवता की पूजा होती ही है। आगे है कि इनके धार्मिक प्रधान को बैंगा कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बैंगा के सहायक भी होते हैं कुछ, इसके बैंगा के सहायक होते हैं जिसको सुवारी कहते हैं।
बेंगा के जो सहायक होते हैं उसको सुवारी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। असुर जनजाति के कुछ पर्व त्योहार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पर्व, इनके पर्व है कुटसी, लोहा गलाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, लोहा से संबंधित जो कार्य करते हैं। दूसरा है कथ डेली, याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। कथ डेली, पाठ देवता, पाठ देवता, पाठ देवता की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार है। साथ ही इसमें मनाया जाता है त्योहार, वो है सोहराय, सोहराय, सरहुल, जो झारखंड में बहुत मशहूर है, हर एक ट्राइब में ये मनाया ही जाता है। सरहुल, नवाखानी, नया भोजन जब बनता है, नई धान की फसल जब आती है तब ये मनाया जाता है नवाखानी। और फगुआ, फगुआ ध्यान रखेंगे। कुटसी, कथ डेली, पाठ देवता की पूजा होती है। साथ ही सोरहाय, सरहुल, नवाखानी और फगुआ को भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं। असुर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को जानते हैं। सामाजिक जीवन कैसा होता है असुर जनजाति में? सामाजिक जीवन कैसा होता है? तो असुर जनजाति में हम लोग जानते हैं कि हर जनजाति का अपना एक गोत्र होता है। तो असुर जनजाति का कितना गोत्र होता है? तो इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं असुर में। लेकिन गोत्र को ये गोत्र नहीं कहते हैं, गोत्र को ये लोग कहते हैं पारिस, ये ध्यान रखिएगा। गोत्र को गोत्र न कह के पारिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो असुर जनजाति में कितने पारिस होते हैं? 12 पारिस होते हैं। तो 12 पारिसों को अभी हम लोग जानते हैं। ये हम लोग जानते हैं 12 पारिस यानी गोत्र के बारे में। सबसे पहले है बैंग, केरकेट्टा, ओपो, बरबा, इंदवार, बड़का, आइंद, धान, बंधना, उल्लू, खूसर, ठिठुई। तो ये 12 आपके जनजातीय पारिस है यानी गोत्र है। तो बेंग का मतलब होता है मेंढक, ये पता ही है, बांग्ला भाषा का थोड़ा सा इसमें इफेक्ट है। ठेठई, केरकेट्टा जो पक्षी का नाम है। ओप्पो, ये मोबाइल नहीं है, ओप्पो इनका असुर का एक ट्राइब का नाम है। इसका मीनिंग क्या है आप लोग बताइएगा। बरबा एक पशु का नाम है। इंदुआर, इंदुआर चूहा इसका मतलब है। बड़का, ये भी कोई पक्षी या पशु का नाम हो सकता है। आइंद यानी मछली। धान, बांधना, उल्लू, फूसर, ठिठुइयो। तो इसको फिर से देख लेंगे। बेंग, किरकेट्टा, ओप्पो, बरबा, इंदवार, बड़का, आइंद, धान, बांधना, उल्लू, फूसर, ठिठोइयो। ठीक है, ठिठोई भी एक पक्षी का नाम है, याद रखिएगा। आगे हम लोग जानते हैं असुर की पंचायत व्यवस्था के बारे में। आगे जानते हैं पंचायत व्यवस्था के बारे में असुर जनजाति की। असुर में जो प्रमुख यानी ग्राम प्रधान जो होता है उसको, ग्राम प्रधान जो होता है उसको कहते हैं महतो। धार्मिक प्रधान अभी पता ही था, धार्मिक प्रधान इसका बेंगा होता है, बेंगा। साथ ही इसमें जो एक गोड़ाइत भी होता है। गोड़ाइत का क्या काम होता है? सूचना संदेशवाहक का काम करता है ये किसका सहायता करता है? यहाँ पर ग्राम प्रधान का सहायता करता है। और इनकी पंचायत को अखड़ा कहते हैं, अखड़ा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके ग्राम प्रधान को महतो, धार्मिक प्रधान को
पेंगा गोड़ाई जो संदेशवाहक होता है वो ग्राम प्रधान का हेल्पर के रूप में काम करता है। साथ ही पंचायत जो जहाँ पे बैठक लगती है उसको अखड़ा कहते हैं। तो ये था आपका असुर जनजाति के बारे में। ताकि असुर जनजाति के बारे में और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम आपको जनजाति के बारे में और भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।